Hello, all of you. Now we are going to start with foreign trade policy of 2015. अब ये तो आप जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 साल के लिए होती है एंड दिस पॉलिसी इज रीसेंट वन विच हैज बीन एनफोर्स्ड फ्रॉम 1st of April 2015 to 31st March 2020. तो इसी के लिए उसका नाम है 2015 to 2020 पॉलिसी. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है इसको अपने को ब्रीफ में पढ़ना है. बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर एक एक पॉइंट को लेकर के पूरा नॉलेज गेन नहीं कर सकते, सिंपली बिकॉज 2 रीजंस है. एक तो ये कि 5 मार्क का क्वेश्चन है इसके ऊपर. दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ मोर देन 200 पेजेस. पूरी पॉलिसी जो है वो 200 पेज के ऊपर है और उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है और उतना एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी नहीं है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो इस पे पेपर निकाला है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 40-45 पेजेस और उसी को कंसाइज करके हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, बेसिकली ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द पॉलिसी. इसलिए ये पढ़ते वक्त बहुत सारी चीजें आपके समझ में शायद ना आए, इन द सेंस कि इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है और एक्चुअल में कैसे होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो आपको इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. दैट इज गारंटीड फ्रॉम मी. लेकिन जितना अपने को पढ़ना है उसी में से क्वेश्चन आएंगे और वो अपने को 5 मार्क के लिए सॉल्व करने का है. सो विद दैट इंटेंशन वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एंड यू विल सी दिस लेक्चर. ओके, और अगर पूरा पढ़ना हो कभी आपको तो डाउनलोड कीजिए गवर्नमेंट की साइट पे से फुल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फिर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इसके सेलियन फीचर्स क्या है, एक आध क्वेश्चन तो पहले ही आ सकता है. व्हाट आर द सेलियन फीचर्स ऑफ दिस न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो वो एक 18-19 पॉइंट मैंने दिए हैं, तो उसको पहले अपन देखते हैं. गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड का एक मेजर कंट्री बनाने का है, मेजर पार्टिसिपेंट बाय 2020. सेकेंडली जो मेन पॉइंट है वो ये नंबर 2 है. It introduces 2 new schemes apart from various other schemes which were existing. ठीक है, इसमें अच्छा ब्रॉड आउटलाइन में पहले आपको दे देता हूं. व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड एज इट सेज, फॉरेन ट्रेड यानी जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है इंडिया का, उसको रेगुलेट करने के लिए ये पॉलिसी है जो गवर्नमेंट बनाता है. इसके अंदर एक ऑफिसर है जो एक ऑफिस सेटअप किया गवर्नमेंट ने, DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और उसके पास ये कंट्रोल है कि पूरी जो पॉलिसी है उसको फ्रेम करे. अब ये पॉलिसी वर्ड है, पॉलिसी का मतलब लॉ नहीं होता, कीप दैट इन माइंड. पॉलिसी इज व्हाट वी कैन से अ मैनेजरियल डिसीजन जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि भाई हमको इस तरह से ट्रेड को इंक्रीज करना है. अब इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है वो है अलग अलग लॉज. जैसे कि आपने कस्टम्स एक्ट पढ़ा तो वो इसके अंदर एक पार्टिसिपेंट रहेगा. फिर एक्साइज एक्ट है, उसमें हमने देखा एक्सपोर्ट को बेनिफिट्स है, एक्सपोर्ट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, उसका हमने जो पूरा प्रोसीजर है वो भी स्टडी किया. तो ये जो इंडिविजुअल लॉज है, फिर इसके अंदर फेमा भी आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो पैसा है वो डॉलर्स में आएगा और जो हम इंपोर्ट करेंगे उसका पैसा हम डॉलर्स में पे करेंगे, है ना. तो उसको रेगुलेट करने के लिए फेमा है और ऐसे छोटे बहुत लॉज है. तो ये जो लॉज है ये सब ये पॉलिसी के पार्टिसिपेंट्स है, वी कैन से द प्लेयर्स. तो गेम जो है उसको हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और इसके जो पार्टिसिपेंट्स है, जो प्लेयर्स है, वो अलग अलग लॉज है प्लस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. तो इतने सबको एक साथ मैनेज करना ये डिफिकल्ट टास्क, और इसी को मैनेज करने के लिए ये एक सुपर इम्पोजिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाम का ये चैप्टर है. तो यहां गवर्नमेंट क्या करता है कि एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम रेगुलेट करें, और फिर जो इंडिविजुअल लॉज है इसके अंदर वो सब अमेंड किए जाते हैं टू ब्रिंग देम इन लाइन विद द ओवरऑल पॉलिसी. समझ में आए. जैसे एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसका काम क्या है कि ओवरऑल पॉलिसी को डिसाइड करना, कंपनी की पॉलिसीज डिसाइड करना, और फिर जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स है वो अपना अपना काम करेंगे. तो इन द सेम लाइन दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज मेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो इसके अंदर इस साल 2 नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं और खास करके जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गया, बीजेपी आ गया अभी, तो जो प्राइम मिनिस्टर के नए
व्हाट वी कैन से ड्रीम्स है, मेक इन इंडिया पॉलिसी एंड ऑल दैट, तो उसको काफी हद तक इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इसके अंदर दो नए स्कीम्स है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये दोनों अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। MEIS एंड SEIS, तो ये दो खास स्कीम है और एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आने के पूरे चांस है, बिकॉज दीज आर द न्यू स्कीम्स। और उसका पर्पस क्या है तो यहाँ दिया है ब्रीफ में, वैसे डिटेल में अपन बाद में पढ़ने वाले हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट इज फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज, और उसमें काफी कुछ बेनिफिट्स दिया है गवर्नमेंट ने, कैश बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स भी है उसके अंदर 3 to 5% तक। एंड दी स्कीम्स रिप्लेस द मल्टीपल स्कीम्स अर्लियर इन प्लेस, पहले बहुत सारे स्कीम्स थे तो उनको सब एग्रीगेट करके अब ये दो स्कीम बनाए गए हैं। और MEIS में खास करके मर्चेंडाइज विच आर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बुक्स वगैरह वो भी एलिजिबल किए अभी। और SEZ यूनिट्स जो होते हैं सेज के, उनको भी ये स्कीम्स एप्लीकेबल है। MEIS एंड SEIS, ये SEZ यूनिट्स को भी एप्लीकेबल है। उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स जो है उनको सपोर्ट दिया गया है। सपोर्ट का मतलब है कैश सपोर्ट, उसमें गवर्नमेंट आपको कैश रिवॉर्ड्स देता है एट द रेट ऑफ 3 to 5% अंडर MEIS। कहीं 3% है, कहीं 5% तक कैश रिवॉर्ड्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए। एंड हायर लेवल ऑफ सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड टू प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड एग्रीकल्चर एंड फूड आइटम्स अंडर MEIS। जो पैकेज फूड प्रोडक्ट्स है उनको और भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनको भी 2 to 3% तक कैश बेनिफिट है। कैश बेनिफिट क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको कैश पे करता है। इफ यू एक्सपोर्ट से फॉर $10 million, गवर्नमेंट विल गिव यू 2% ऑफ दैट कैश रिवॉर्ड। फिर पुराना एक पॉलिसी था सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, SFIS करके एक पुराने पॉलिसी में था, तो उसको अभी SEIS जो हमने देखा उसमें मर्ज कर दिया गया है, सो दैट ओल्ड स्कीम इज रिप्लेस्ड विद द न्यू स्कीम। फिर गवर्नमेंट इसके अलावा बहुत सारे मेजर्स लेगा, लाइक ब्रांडिंग ऑफ इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ब्रांडिंग कैंपेन्स आर प्लान टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स इन सेक्टर्स वेयर इंडिया हैज ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ। देन SEIS shall also apply to service providers located in India instead of Indian service providers। पहले कॉन्सेप्ट था इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, तो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये था कि जो इंडियंस है और वो फॉरेन में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब ये बोला है सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो लोकेशन अब देखा जाएगा, नॉट जस्ट दैट यू आर इंडियन पर्सन बट ऑल्सो योर लोकेशन। जैसे हम कहाँ भी सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, और इंडिया में रहकर अगर हम फॉरेन में सर्विस देंगे तो उसको फिर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो पर्सन कोई भी हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों कवर्ड हो जाएंगे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस सर्विस प्रोवाइडर इज सिचुएटेड इन इंडिया, लोकेटेड इन इंडिया, एंड ही इज गिविंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा फिर बिजनेस सर्विसेज है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स टू गेट रिवॉर्ड स्क्रिप्ट्स अंडर SEIS एट 3% एंड अदर स्पेसिफाइड सर्विसेज एट 5%। तो 5% तक का कैश रिवॉर्ड है इसके अंदर अभी। सम सर्विसेज आर गिवन 3% एंड सम सर्विसेज आर गिवन 5%। देन ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स जो होते हैं टू बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। तो तीनों में अब यूज हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और ये ट्रांसफरेबल है, यानी मेरे पास अगर क्रेडिट है तो मैं किसी और को बेच सकता हूं मेरा क्रेडिट। देन डेबिट्स अगेंस्ट स्क्रिप्ट वुड बी एलिजिबल फॉर सेनवैट क्रेडिट और ड्रॉबैक ऑल्सो। इन सेनवैट क्रेडिट में जब हम यूज करते हैं ना, क्रेडिट्स को हम यूज करते हैं, सेनवैट क्रेडिट स्कीम में अगर अपने पास क्रेडिट है तो हम उसको यूज करते हैं, वैसे ये स्क्रिप्ट्स जो है इसको भी हम वहां पर यूज कर सकते हैं। फिर और एक चेंज ये है कि पुराने टाइम में जो एक्सपोर्ट हाउस, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस, ऐसे नाम के कुछ स्कीम्स थे जो रेगुलर एक्सपोर्टर्स रहते थे, ट्रेडर एक्सपोर्टर्स, तो उनको ये स्कीम में इंक्लूड करते थे
और उनको अलग अलग टाइप के एडवांटेजेस दिए गए थे, बेनिफिट्स थे। तो उनको अभी रीनेम किया है, नोमेनक्लेचर चेंज किया है, और अब उनको सर्टिफाई किया जाएगा एज 1, 2, 3, 4, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस, यानी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो पहले अलग अलग नाम थे, एक्सपोर्ट हाउस, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, तो अब उसको सबको स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज ही कहेंगे, नाम चेंज कर दिया है, बट ग्रेडिंग फ्रॉम 1 to 5। And the criteria for export performance for recognition of status holder has been changed from rupees to US dollar earnings। वो तो ठीक है, पहले रुपी में मेजर करते थे, अब डॉलर्स में करेंगे। ये सब बाद में अपन पढ़ेंगे, स्टेटस होल्डर स्कीम क्या है, ये भी डिटेल में अपन देखने वाले हैं। Then manufacturers who are also status holders will be enabled to self-certify their manufactured goods as originating from India। इंडियन ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट होता है वो पहले डिपार्टमेंट दिया करता था, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन है। Then reduced export obligation 75% for domestic procurement under EPCG scheme। पहले ज्यादा हुआ करता था, अब उसको कम करके 75 किया है। देन ऑनलाइन प्रोसीजर सब ऐड हो गए, अभी ऑनलाइन प्रोसीजर्स है, सारे डॉक्यूमेंट फाइलिंग जो है सब ऑनलाइन होगा, और उसमें डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट साइन करेंगे उनको, और डिजिटल सिग्नेचर, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह है ना, डिजिटल सिग्नेचर वैसे ही। देन इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशंस, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो ये सब का जो कंसल्टेशन होता है आपस में, कोई भी स्कीम को फुलफिल करने के लिए, आपको लाइसेंस वगैरह ग्रांट करने के लिए बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के रोल रहते हैं, तो उनका जो आपस में कंसल्टेशन है वो भी सब ऑनलाइन होगा, तो उससे टाइम बचेगा लाइसेंस इशू करने के लिए। देन नो नीड टू रिपीटेडली सबमिट फिजिकल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्टर प्रोफाइल। आपका एक्सपोर्टर इंपोर्टर नंबर जो रहता है उसका आपका प्रोफाइल रहता है, तो उसमें एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए सारे, तो वो जो भी मिनिस्ट्री को चाहिए वो वहां से ले सकते हैं, तो अपने को बार बार सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्कोमेट, ये भी आगे देखेंगे अपन क्या है। एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम प्रेजेंट 12 months to 24 months। तो ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स है जो चेंजेस हुए हैं पुराने पॉलिसी को लेकर के, तो वो उसमें दिए थे, लेकिन इनसे आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग इन डिटेल, तो पूरा अपन पॉलिसी डिटेल में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दिया है कि व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस issued by the central government in matters relating to import export of goods in India, that is called as foreign trade। तो बेसिकली क्या है, ये गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बाय इटसेल्फ इज नॉट अ लॉ, जैसे मैंने पहले से आपको बताया, ये एक गाइडलाइंस है, ये एक इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ गाइडलाइंस टू रेगुलेट द होल स्कीम। फिर जो लॉज बनेंगे वो तो सब अपने अपने अलग बनेंगे, कस्टम्स एक्ट के अमेंडमेंट्स अलग आएंगे, उसके नोटिफिकेशंस होंगे, सब होंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्साइज एंड अदर लॉज इन्वॉल्व्ड। And its primary purpose is not merely to earn foreign exchange but also to stimulate economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने के लिए, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा, उतना अपना इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, तो दैट इज द मेन पर्पस, एंड नॉट जस्ट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। देन लेजिस्लेशंस गवर्निंग फॉरेन ट्रेड। अब देखो कौन से लॉज है जो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है, यानी पार्टिसिपेटरी लॉज कौन से, यानी कि प्लेयर्स कौन कौन है, तो वो देखते हैं अपन। तो उसमें लिखा है द मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग फॉरेन ट्रेड इज FTDRA, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1992, शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे अपन, FTDRA। इट प्रोवाइड्स फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देन as per the Foreign Trade Act, the government may make provisions for facilitating and controlling foreign trade। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली क्या काम करता है, देखो, facilitating and controlling foreign trade, then prohibit, restrict and regulate exports and imports in all or specified cases as well as subject them to exemptions।
तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, उनको प्रोहिबिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, ये सब काम वहां पे होगा. Then is authorized to formulate and announce an EXIM policy, export import policy, and also amend the same from time to time by notification in official gazette. Export import policy define करेंगे. And also authorized to appoint a director general of foreign trade. ये सबसे important आदमी है यहाँ, DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. इसके हाथ में सब कंट्रोल रहता है. Then foreign trade policy. The Union Ministry of Commerce and Industry, Government of India announces the foreign trade policy for every 5 years, and the present policy is from 1/4/15 to 31st March 20. ठीक है, ये करंट पॉलिसी अभी चलेगी फॉर नेक्स्ट 5 years, और बीच में अमेंडमेंट्स तो कई सारे आते रहेंगे. पॉलिसी का एम क्या है? डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. एक तो पोटेंशियल को डेवलप करो. पोटेंशियल का मतलब है कि नए नए मार्केट्स में एंटर करो. कहाँ कहाँ अपन नहीं कर रहे आज एक्सपोर्ट, वहां पर भी होना चाहिए. विच कंट्रीज वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग, तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि इन सब एरियाज को डिफाइन करके प्रमोट करने की कोशिश करेगा कि वहाँ हमारा गुड्स पहुंचे, इंडियन मेड गुड्स. इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने कंट्रीज जो घूम रहे हैं सब जगह देश में, यूएस गए, फिर जापान गए, और अभी दुबई में जाके आए, और सब जगह घूम. सो व्हाट इज ट्राइंग टू डू इज open up the markets in these countries for Indian goods. Then improving export performance. Actual exports होने चाहिए. Potential तो develop कर लिया, लेकिन actual export भी तो होना चाहिए. तो उसके लिए जो advantages है, जो benefits है इंडस्ट्री को देने के लिए, वो देंगे हम, like cash benefits, like different schemes, script schemes जिसको हम कहते हैं, exemptions and all. Then boosting foreign trade and creating favorable balance of payment position. फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि हमारे जो एक्सपोर्ट से पैसा आता है डॉलर्स, वो ज्यादा होना चाहिए और हमारे इंपोर्ट कम होने चाहिए, तो हमारे पास रिजर्व्स बने रहेंगे. लेकिन अपने यहाँ तो अभी ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है. आवर इंपोर्ट्स आर मोर एंड आवर एक्सपोर्ट्स आर लेस, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन नेगेटिव में रहता है. तो उसके लिए फिर हमको वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लेना पड़ता है, डॉलर लोन. तो वो पॉजिटिव सिचुएशन आ जाए, वो गवर्नमेंट कोशिश करेगा. ऐसा होने वाला तो नहीं है, मगर ठीक है, कोशिश जारी. देन फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की फीचर्स. इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज फ्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज फ्री अनलेस स्पेसिफिकली रेगुलेटेड. तो ये पॉलिसी कहता है कि आप एक्सपोर्ट करो, कोई रोक टोक नहीं है, आप इंपोर्ट भी करो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जहां गवर्नमेंट को रोक लगाना है तो वो लगाएंगे, अनलेस स्पेसिफिकली रेगुलेटेड. और रेगुलेशन दो तरह के होंगे, रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस. कहीं प्रोहिबिशंस होते हैं यानी कंप्लीट बैन, यू कैन नॉट इंपोर्ट द गुड्स, एंड समटाइम्स इट इज रिस्ट्रिक्टेड, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस यू कैन इंपोर्ट. तो इस तरह से दो मैटर्स है. और अगर कोई रेगुलेशन नहीं है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन नहीं है, इसका मतलब कि आप इंपोर्ट कर सकते हो. यू आर फ्री टू इंपोर्ट, यू आर फ्री टू एक्सपोर्ट अनलेस स्पेसिफिकली रेगुलेटेड. And export and import are broadly categorized as free, restricted and prohibited. जैसे मैंने कहा, तो जनरली तो फ्री है, और गवर्नमेंट को अगर रिस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट करना है तो वो लॉ में प्रोविजन बनाएंगे. दे विल मेक प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्ट दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट. और प्रोहिबिट यानी कंप्लीट बैन. रिस्ट्रिक्शन का मतलब है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कंडीशनल इंपोर्ट अलाउड रहेगा. Like they can restrict the quantity of imports, they can restrict the price at which the goods are to be imported, they can restrict the persons who can import the goods and so on. तो restrictions अलग अलग टाइप के होते हैं. फिर उसमें देखो कई सारे पॉइंट्स दिए कि some goods are free for import and export but can be imported exported only through state trading enterprises. State owned जो enterprises है तो सिर्फ वही इंपोर्ट करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा. तो है तो फ्री, लेकिन सिर्फ वो करेंगे, अपन लोग नहीं कर सकेंगे. द जनरल पब्लिक कैन नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दीज गुड्स. देन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर वेरियस स्ट्रेटेजिक, हेल्थ, डिफेंस, एनवायरमेंट एंड अदर रीजंस. ये रीजन से भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हुए नहीं कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो रिस्ट्रिक्शन लगा दो. वो तो एक रीजन रहता है. दूसरा रीजन ये भी रहता है, स्ट्रैटेजिक रीजंस,
जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट है, तो डिफेंस यानी कि आर्म्स एम्यूनिशन का इंपोर्ट है, तो कोई भी करेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं, ओनली गवर्नमेंट अथॉरिटीज विल बी अलाउड टू डू सो। सिमिलरली हेल्थ, जैसे अभी मैगी को बैन किया है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बैन है ही, लेकिन अगर आप फॉरेन से भी मैगी इंपोर्ट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, उस पर भी बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। ऐसे कई सारे फूड प्रोडक्ट्स, कई सारे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है इंपोर्टेशन के ऊपर, नहीं तो उससे प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। जैसे बर्ड फ्लू आया एशियन कंट्रीज में, तो वहाँ से जितने भी चिकन वगैरह इंपोर्ट्स होते थे उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। एक बार यूके में मैड काउ डिजीज हो गया था, तो काउ मीट जो है उसको बैन लगा दिया इंपोर्टेशन इनटू इंडिया। तो ऐसे होते हैं। तो हेल्थ को भी देखते हुए, देन डिफेंस, एनवायरमेंट, अगर कोई इंपोर्ट ऐसा है जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको बैन किया जाता है। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। And if the goods are not banned, the government can give permission, license for specific reasons. अब जैसे सिंपल एग्जांपल आप उसमें लिख सकते हैं, ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं वो वैसे तो बैंड है ना, कोई भी इंपोर्ट करेगा क्या? आप इंपोर्ट करेंगे कल कोकेन, अफीम, गांजा, चरस? नहीं, लेकिन लाइसेंस दे करके गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है। तो किनको करता है? मेडिसिन कंपनीज, जो फार्मा कंपनीज है उनको अलाउ किया जाता है अंडर लाइसेंस, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जहां पर उसका यूज होता है। देन एक्सपोर्ट्स आर प्रमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स। एक्सपोर्ट्स को हमेशा अपन प्रमोट करते हैं। सारे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नॉर्मली इंपोर्ट पे होते हैं, हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कहां पर? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह के अंदर। अभी देखो आप, रिसेंटली क्या चल रहा है, तुअर दाल जो है उसकी कीमत आसमान छू रही है, 150 रुपए पर किलो के आसपास पहुंच गई है। तो इसको कम करने के लिए तुअर दाल का जो एक्सपोर्ट है उस पर अभी रोक लगा दिया गया है। फॉर सम टाइम गवर्नमेंट इज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ दीज पल्सेस। तो शॉर्टेजेस वगैरह को देखते हुए एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाते। Then to promote export of goods and services, and hence the taxes are either exempted or adjusted or refunded on both outputs and inputs. ये तो अपन ने पढ़ा ही था कस्टम में और एक्साइज में, बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स है उस पर एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्ट है, सेल्स टैक्स भी एग्जेम्प्ट रहता है, वैट भी एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, उसका क्रेडिट दे करके, सेनवैट क्रेडिट दे करके आपको रिफंड कर दिया जाता है। अगर यूज हुआ तो ठीक है, वरना रिफंड हो जाता है। या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, या रिबेट स्कीम्स है। 3 स्कीम्स अपने पढ़े एक्साइज और कस्टम में। ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम में पढ़ा सेक्शन 75, और सेनवैट क्रेडिट, रिबेट एंड एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड रूल 18, रूल 19 और सेनवैट क्रेडिट रूल और उसका रूल नंबर 5 याद आ रहा है। तो ये सब देखो, ये सब एक्सपोर्ट से रिलेटेड थे। एग्जेम्पशन स्कीम्स कहते हैं उनको, duty exemption, duty refund, like drawback and rebates. Then even capital goods can be imported at nil duty for the purpose of exports under EPCG scheme. अगर आप फैक्ट्री लगा करके, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है, तो उसमें अगर आप फैक्ट्री लगाने के लिए कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी ड्यूटी माफ कर दी जाती है। अगर आप कहते हो कि हम जितने भी फिनिश गुड्स बनाएंगे वो सब एक्सपोर्ट करेंगे। Then for units undertaking to export all their production, all यानी 100% जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम्स बना के रखे हैं, लाइक 100% EOU एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि उनको कोई भी स्टेज पे टैक्स ना लगे। खरीदते वक्त भी इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज डोमेस्टिक रॉ मटेरियल परचेज एज वेल एज फिनिश गुड्स, सब माफ रहता है उनके लिए। अवॉइड टैक्सेस एट एवरी स्टेज। सर्विस टैक्स भी उनके लिए माफ है। Then in certain cases imports get duty exemption or concession. Imports get duty exemption or concession for certain special purposes. In such cases, to enable domestic suppliers to compete with the international suppliers, the supplies of domestic suppliers are treated as deemed exports. ऐसे कई सारे हैं जहां पर importation जो है वो exemption होता है। तो अगर import पे exemption है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे अगर एक्साइज वगैरह लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि दे विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट। तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी एग्जेम्प्ट करता है।
उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान करके कि एज इफ इट इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो उसको अपन एग्जाम कर देते हैं. देन ड्यूटी स्क्रिप्ट, ये अपन बाद में पढ़ेंगे. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स होते हैं, आर डिजाइन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ सम स्पेसिफाइड गुड्स टू स्पेसिफाइड मार्केट्स एंड प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज. ये बाद में आएगा, डिटेल में अपन देखेंगे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं. देन गाइडिंग प्रिंसिपल. तो गाइडिंग प्रिंसिपल में गवर्नमेंट ने कहा है कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन इन कंट्री. इन कंट्री यानी कि इन इंडिया, इंडिया में वैल्यू एडिशन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए. इन कीपिंग विथ मेक इन इंडिया विजन. देन फोकस ऑन इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रेड फैसिलिटेशन. तो इसमें जो सारे रेड टेपिज्म जिसको हम कहते हैं, इन्हें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ये करो, लाइसेंस लो, सब करते करते ही 6-8 महीने निकल जाते हैं, तब जाके एक्चुअल बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होता है. तो वो सबको स्ट्रीमलाइन करना, उसके टाइम को रिड्यूस करना और गवर्नमेंट मशीनरी जो है उसको स्ट्रीमलाइन करना, तो वो भी एक पर्पज है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको कहते हैं. एंड ट्रेड फैसिलिटेशन बाय सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे हमने ऊपर में पढ़ा भी कि सब अभी ई गवर्नेंस के थ्रू होगा. सब ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए, उसके थ्रू आप पेपर सबमिट करो और आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा. देन एनकरेजिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स. स्टेप्स टू एनकरेज मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट बाय सेज, ईओयू, एसटीपी, एचटीपी, बीटीपी वगैरह. एंड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड export of services, and special efforts to resolve quality complaints and trade disputes. तो ट्रेड डिस्प्यूट्स भी अराइज होते हैं. हमने फॉरेन एक्सपोर्ट तो कर दिया, वहां से डिस्प्यूट आ गया कि आपका माल खराब था, तो उसको जो सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है वो भी गवर्नमेंट सेटअप करेगा और क्वालिटी कंप्लेंट्स वगैरह है तो उसको एड्रेस करेगा. देन वेरियस मेजर्स टेकन इन दिस रिगार्ड्स इंक्लूड the number of mandatory documents required for export import of goods from or into India have been reduced to 3 each, discussed in the various pages. The facility of 24/7 custom clearance for specified imports has been made available at 18 specified seaports and 17 specified air cargo complexes. 24/7 custom clearance होगा अभी. पहले क्या था कि customs department used to work only for say 6-8 hours a day, उसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता था, लेकिन अभी 24/7 चालू रहेगा. तो कितने सी पोर्ट्स पे? 18 सी पोर्ट्स हैव बीन स्पेसिफाइड एंड 17 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस. तो 24/7 काम चलेगा. देन सिंगल विंडो स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनेबल इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स टू लॉन्च देयर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स, thereby providing a common platform to meet requirements of all regulatory agencies involved in EXIM trade. तो सबका सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक ही जगह आपको फाइल करना है. देन टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग बिल्स बिफोर एक्चुअल शिपमेंट, प्रायर ऑनलाइन फाइलिंग फैसिलिटी फॉर शिपिंग बिल्स हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कस्टम्स. 7 days फॉर एयर शिपमेंट एंड ICDs एंड 14 days फॉर शिपमेंट्स बाय सी. तो एयर शिपमेंट अगर आपको एयर से शिप करना है या फिर ICD जो होते हैं इनलैंड कंटेनर डिपोज, तो वहां 7 दिन पहले आप फाइल कर सकते हो. और सी शिपमेंट जो है पोर्ट पे अगर आपको शिपिंग बिल फाइल करना है तो 14 दिन पहले तक आप फाइल करके रख सकते हो. तो इससे क्या होगा कि गुड्स हम लेके जाएंगे, ये हमने कस्टम में पढ़ा ना, कस्टम में अपन जब गुड्स लेके जाते हैं पोर्ट पे तो अपने को शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है. तो यहाँ बोला है कि आप 7 दिन या 14 दिन पहले तक फाइल करके रख सकते हो ताकि उसका पूरा प्रोसीजर होके रेडी हो. जैसे गुड्स पहुंचे उसका वेरिफिकेशन होगा एंड दे विल बी अलाउड टू बी लोडेड ऑन द शिप. देन DGFT अंडर EDI इनिशिएटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहे अपन, has provided the facility of online filing of applications to obtain import export code and various authorizations and scripts. तो सब के लिए अब एप्लीकेशन जो है वो सीधा ऑनलाइन हो सकता है. आगे लिखता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नीड अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, yet if properly planned a lot benefits
are available under the FTP. Lot of benefits are there. And the policy not only prescribes the guidelines as to which goods and services can be imported exported, which goods यानी कि कौन से goods import export हो सकते हैं, but also relevant procedures and benefits, जैसे कि स्क्रिप्ट स्कीम्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम्स, ऐसे बहुत सारे हैं इसके अंदर. फिर इनको एडमिनिस्टर कौन करेगा, देखो हु एडमिनिस्टर्स द एफटीपी. तो उसमें लिखा है कि एफटीपी इज फॉर्मुलेटेड, कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड विद हेडक्वार्टर्स एट दिल्ली. DGFT issues authorizations, earlier called as licenses, for import export. Authorization means permission in terms of FTDRA to import or export. तो उसका authorization होना चाहिए, तभी अपन goods को import export कर सकते हैं. And it also grants import export code. ये code जो है वो हर importer या exporter को लेना पड़ता है before they start the business of import export to importers and exporters. And import export without IEC number is not permitted unless specifically exempted. वरना आपको नॉर्मली एक कोड पहले लेना पड़ेगा, then only you can start your import export business. And decisions of DGFT is final and binding in respect of interpretation of any provision of foreign trade policy, classification under ITCHS, content scope and issue of any authorization issued under the FTP. तो FTP को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए DGFT है, उसने जो इंटरप्रिटेशन बताया वही लेके चलना पड़ेगा. देन अदर अथॉरिटीज इन्वॉल्व, इनके अलावा कौन कौन इन्वॉल्व है देखो. तो ये तो हो गया पूरा FTDRA और उसके अंदर आ गया DGFT. अब जो बाकी लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर वो कौन कौन है, तो इसमें CBC इन्वॉल्व है क्योंकि इसमें कस्टम्स और एक्साइज इन्वॉल्व है, तो CBC आ गया, जिसमें कस्टम डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज दोनों आ गए because they are also responsible for import export. Then RBI is there, RBI involved है क्योंकि FEMA involved है इसके अंदर, foreign exchange regulation is there, तो FEMA involved है. Then state VAT departments, क्योंकि जो इस पे VAT लगेगा import export में वो कैसे लगाना या exempt करना, तो वो उनका रोल है. तो ये सब डिपार्टमेंट्स जो है ये involved है इसके अंदर apart from the DGFT. फिर चलते अपन कंटेंट्स के ऊपर. यहां से डिटेल्स में अपन जाते हैं, एफटीपी के डिटेल्स क्या क्या है देखो. तो सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है जो अपन अभी देख रहे हैं, दिस इज एफटीपी. इट कंसिस्ट ऑफ 9 चैप्टर्स गिविंग बेसिक पॉलिसी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका अपन तो बहुत ब्रीफ देख रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि दिस इज जस्ट ब्रीफ ऑफ द फुल एफटीपी. सेकेंड होता है इसके अंदर हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स. अल्टीमेटली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो क्या है कि बेसिक आउटलाइन डिफाइन करता है, उसके बाद जो उसके प्रोसीजर्स है, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स एंड ऑल अदर प्रोसीजर्स, तो उसका एक हैंडबुक होता है ऑफ प्रोसीजर्स which again consists of 9 chapters covering procedural aspects of the policy. This is notified by DGFT and is amended from time to time. फिर होता है आयात निर्यात फॉर्म्स. तो पॉलिसी बन गई, प्रोसीजर्स डिफाइन हो गए, अब आएंगे फॉर्म्स. अलग अलग फॉर्म्स जो है फाइलिंग जो अपने को करना पड़ता है, तो वो फॉर्म्स है, उसको आयात निर्यात फॉर्म्स कहते हैं. कंटेनिंग वेरियस अपेंडिसेस एंड फॉर्म्स रेलेवेंट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है साइन, इसको कहते हैं SION, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स. क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स है बेसिकली वो कितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे कितना फिनिश गुड्स बनना चाहिए और एक्सपोर्ट होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि इंपोर्ट तो लेकर आया वो ये कहकर कि मैं फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट अलाउ किया उसको ड्यूटी फ्री, और फिर उसने एक्सपोर्ट किया ही नहीं, या थोड़ा सा एक्सपोर्ट दिखा दिया और कहा कि हो गया, सब एक्सपोर्ट हो गया, तो गलत हो सकता है. इसमें मिसयूज हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का आप मिसयूज कर सकते हैं, एग्जेम्पशंस को मिसयूज कर सकते हैं. तो इसके लिए ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स जो है वो पहले सेट होते हैं, जो अपने ड्यूटी ड्रॉबैक में भी पढ़े थे, याद है आपको कि ड्यूटी ड्रॉबैक जब आप क्लेम करते हो तो इनपुट का पूरा डिटेल देना पड़ता है कि कितना इनपुट का कंजम्पशन हुआ है, फिर उसके बेसिस पे आपको ड्रॉबैक मिलता है. तो वैसी लाइंस पे ही है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कहते हैं उनको, तो वो डिफाइन होंगे.
तो उसमें लिखा है देखो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स आर नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट इनको नोटिफाई करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल के अगर आप 1 किलो गुलाब जामुन एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें कितना इनपुट लगा होगा, शक्कर कितनी लगी होगी, खोआ कितना लगा होगा, ये सब गवर्नमेंट डिफाइन करके रखता है, नोटिफाई करके रखता है। एंड बेस्ड ऑन साइन exporters are provided the facility to make duty free imports of inputs required for manufacture of export products। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे 25,000 किलो गुलाब जामुन एक्सपोर्ट करने हैं तो फिर कितना रॉ मटेरियल में इंपोर्ट करूंगा, इफ आई एम इंपोर्टिंग देम सपोज, तो वो रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट अलाउ करेंगे मुझे साइन के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने अगर साइन निकाला हुआ है कि 1 किलो गुलाब जामुन बनाने के लिए 200 ग्राम शक्कर लगती है, तो फिर आप कितने गुलाब जामुन एक्सपोर्ट करने वाले हो उसके हिसाब से अपन शक्कर की क्वांटिटी निकाल लेंगे और वो आपको अलाउ करेंगे कि ठीक है जाकर इंपोर्ट करके लाओ। तो उसमें लिखा है टू मेक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स अंडर द ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स लाइक एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFI। देन ITCHS, ये एक पहले भी आया था ITCHS, इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन कोड है, जैसे अपन सीटा पढ़ते हैं ना, सीटा है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट है, वैसे ही इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड्स है। तो ये भी HSN सिस्टम के ऊपर ही है बेस्ड, और उसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है, वही है 8 डिजिट क्लासिफिकेशन to suit national trade requirements। Then ITCHS are divided into 2 schedules। Schedule 1 जो है वो import schedule है और Schedule 2 जो है वो export policies define करता है। तो एक import के लिए है और एक export के लिए। उसमें goods mention है और उनके सारे conditions है कि कौन से goods किस तरह से import होंगे, किस तरह से export होंगे, तो वो उसमें रहता है ITCHS के अंदर। Then foreign trade policy vis-a-vis tax laws। तो उसमें लिखा है the exemptions extended by FTP are given effect to by issue of notifications under the respective tax laws। तो जैसे मैंने कहा ये एक पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टैक्स लॉस के हिसाब से होता है। तो अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई और उसमें लिखा कि हम एक्सपोर्ट को एग्जाम करेंगे, तो एग्जामेशन नोटिफिकेशन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इशू नहीं होगा, एक्सपोर्ट का एग्जामेशन कहाँ इशू होगा, कस्टम्स एक्ट के अंदर। तो कस्टम्स एक्ट में नोटिफिकेशन फिर गवर्नमेंट इशू करेगा और इसको इंप्लीमेंट करेगा। सिमिलरली इंपोर्ट में अगर कोई एग्जामेशंस देना है तो उसके लिए कस्टम्स एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा या उसके अंदर नोटिफिकेशंस इशू करने होंगे। Thus, the actual benefit of the exemptions depends on the language of exemption notifications issued by CBEC under customs और excise as the case may be, या फिर SENVAT credit rules etc। और ये सब जो एग्जेम्पशंस वगैरह है ये हैंडबुक जो है उसके अंदर दी हुई है सब एक साथ। देन स्कोप ऑफ FTP। तो FTP का स्कोप क्या है, क्या क्या करेगा ये, तो देखो लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पॉलिसी बनाएगा फॉर रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन एक्सपोर्ट प्रमोशनल मेजर्स, एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, ड्यूटी रेमिशन एंड ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स, रेमिशन यानी माफ करना एंड एग्जेम्पशंस वो भी माफ करना ही होता है, एक में रिफंड होता है एक में सीधा माफ होता है। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम EPCG जिसको हम कहते हैं। देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग यानी EOU स्कीम, EHTP स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम्स, इनके सबके स्कीम्स होते हैं। फिर डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है कि जो इंडियन गुड्स है इंडिया में ही रहते हैं लेकिन उनको हम ये मानते हैं कि ये डीम्ड हो गए कि ये एक्सपोर्ट हुए हैं। तो ये कब होते हैं, जब हमने इंपोर्ट को, कोई गुड्स के इंपोर्ट को माफ किया है ड्यूटी से, तो फिर जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं उनको भी एक्साइज से माफ किया जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट मान करके, ताकि वो एट पार रहे। नहीं तो इंपोर्ट फ्री और डोमेस्टिक गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी तो गड़बड़ हो जाएंगी ना, तो फिर डोमेस्टिक गुड्स को भी अपन माफ कर देते हैं।
तो उनको डीम्ड एक्सपोर्ट कहकर माफ करते हैं। देन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स पहले भी देखा, एंड वेरियस डेफिनेशंस, तो ये सारे उसके अंदर है। उसके अलावा एक दो पॉइंट दिए हैं छोटे से, स्पेशल फोकस इनिशिएटिव्स। स्पेशल फोकस इनिशिएटिव्स क्या होता है कि हम इंडस्ट्री को देख करके उसको खास बेनिफिट्स देते हैं। यानी कोई एक इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट को मालूम है कि ये इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, लाइक स्मॉल इंडस्ट्रीज, और गवर्नमेंट को मालूम है कि ये बहुत स्कोप रखता है, इसमें बहुत सारे एक्सपोर्ट हो सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जा सकता है, तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं, तो उसको अपन स्पेशल फोकस इनिशिएटिव्स कहते हैं। तो इसके अंदर देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एफटीपी प्रोवाइड्स सर्टेन स्पेशल फोकस इनिशिएटिव्स फॉर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सपोर्ट टू स्टेटस होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ग्रीन प्रोडक्ट्स जो आजकल है काफ़ी फेमस हो रहे हैं, बायो प्रोडक्ट्स, then export of products from northeastern states, sports goods and toy sectors wherein the government of India shall make concerned efforts to promote exports। तो इनके लिए खास एफर्ट डाले जाएंगे इनको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो उसको स्पेशल फोकस इनिशिएटिव्स कहते हैं। शॉर्ट नोट आ सकता है 2 मार्क का, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल फोकस इनिशिएटिव। फिर एक बोर्ड ऑफ ट्रेड करके गवर्नमेंट बनाएगा, तो उसमें लिखा है हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेजर्स। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो कोई चाहिए ना बताने वाला कि आप किस तरह से पॉलिसी बनाओ, तो उसके लिए ये है बोर्ड ऑफ ट्रेड। और उसके अंदर कितने कितने लोग रहेंगे वो भी दिया है, देखो नीचे, लेकिन पहले अपन उसको पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, रिव्यू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, रिव्यू पॉलिसी and procedures for import export, and examine issues relevant for promotion of India's foreign trade. Commerce and Industry Minister will be the chairman. Commerce and Industry का जो मिनिस्टर है वो इसका चेयरमैन रहेगा। Then government shall also nominate up to 25 persons of whom at least 10 will be experts in trade policy. In addition, chairman of recognized export promotion councils, जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है अलग अलग गवर्नमेंट ने बनाए हुए, उनके जो हेड्स है, चेयरमैन है, वो इसके मेंबर्स रहेंगे। एंड प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ नेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एंड बीओटी विल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। तो इतने सारे लोग मिलकर बैठेंगे, दिमाग लगाएंगे, और फिर उनका जो दिमाग लगेगा, जो सजेशंस रहेंगे, वो देंगे किसको, गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट उस हिसाब से एफटीपी को अमेंड करते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। सब गवर्नमेंट के चक्कर है ये। 25 लोगों का बोर्ड बनेगा, उसमें 10 जो है वो तो एक्सपर्ट्स रहेंगे, बाकी 15 गवर्नमेंट यहाँ वहाँ से कहीं से तो भी जुगाड़ करके अपॉइंट करेगा। और उसके अलावा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के चेयरमैन्स है और जो नेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स वगैरह है, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, यानी 25 के अलावा। देन ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू ईडीआई। तो ईडीआई इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट ने, वो देखो इसमें दिए हैं। डीजीएफटी हैज पुट इन प्लेस अ रोबस्ट ईडीआई सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो ईडीआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम, वेब बेस्ड सिस्टम्स जनरेट होंगे। एंड इट हैज सेट अप अ सिक्योर्ड ईडीआई मैसेज एक्सचेंज सिस्टम फॉर वेरियस डॉक्यूमेंटेशन related activities including import export authorizations established with other administrative departments, namely customs, banks and EPCs, export promotion councils। तो ये सब का इंटीग्रेशन रहता है इसके अंदर, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। EDI का मतलब ये ना इंटरकनेक्शन ऑफ डेटा। तो जितने भी, जैसे बैंक हो गया इसके अंदर जहाँ पे अपना फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट रहेगा, फिर अपना EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसके थ्रू हमको बेनिफिट मिलने वाला है इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री,
फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट, FTDRA, तो ये सब उसके ऊपर इंटरलिंक होते हैं. This has reduced the physical interface of exporters and importers with the government departments and is a significant measure in the direction of reduction of transaction cost. तो आपको सिर्फ ऑनलाइन सबमिशंस करने हैं सब, और वो सब रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. The endeavor of DGFT has been to enlarge the scope of EDI to achieve higher levels of integration with partner departments. And Electronic Bank Realization Certificate (EBRC) has enabled DGFT to capture details of realization of export proceeds directly from the banks through secured electronic mode. जो अपना एक्सपोर्ट अपन कर देते हैं, फिर जो फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए इंडिया में, तो फॉरेन एक्सचेंज जब इंडिया में आता है, हमारी बैंक में आता है, तो वो DGFT को ऑटोमेटिकली अपडेशन मिल जाता है उसका कि इतना पैसा आ गया इंडिया के अंदर. तो क्योंकि ये EDI है, तो EDI के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन चली जाती है that the money has been received in India. Further, an online complaint registration and monitoring system allows users to register complaint and receive status or reply online. फिर उसके बाद चलते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब यहां से कुछ एक्चुअल स्कीम्स देखते हैं. तो पहला पॉइंट यह है कि जनरल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो जनरल प्रोविजन में तो वही है, दे आर फ्री अनलेस रेगुलेटेड. ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आर फ्री अनलेस रेगुलेटेड बाय FTP और द लॉज इन फोर्स, कस्टम, एक्साइज वगैरह. एंड कंप्लायंस विद लॉज, FTDRA एक्ट एंड रूल्स, इसको आपको कंप्लाई करना है. फिर FTP एंड ऑथराइजेशन कंडीशंस को कंप्लाई करना है. डोमेस्टिक लॉज जिसमें कस्टम्स, एक्साइज वगैरह आ गए, उसको कंप्लाई करना है, उसके रूल्स, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस वगैरह. टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो दिए रहते हैं गवर्नमेंट के टेक्निकल चार्टर के अंदर, वो अपने को कंप्लाई करना है. एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी नॉर्म्स एज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड. एनवायरमेंटल लॉज जो हमारे, जैसे कार अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कार के एनवायरमेंटल लॉज है ना, उसका कंप्लायंस, उसका जो एमिशन नॉर्म्स है, उसको कंप्लाई करना चाहिए. तो वो सब भी इसके अंदर आते हैं. फिर लेदर गुड्स है, तो लेदर गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगता है, नहीं तो पोल्यूशन वगैरह रोकने के लिए. पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो रहती है, फिर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन किया जाता है. फिर इंटरप्रिटेशन तो अपने देखा ही कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? DGFT. फिर प्रोसीजर भी DGFT डिफाइन करता है, स्पेसिफाइड बाय DGFT एंड पब्लिश्ड इन द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स. देन एग्जेम्पशन फ्रॉम पॉलिसी, DGFT को ही पावर है टू ग्रांट रिलैक्सेशन और रिलीफ फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ FTP ऑन द ग्राउंड ऑफ जेन्युइन हार्डशिप एंड एडवर्स इंपैक्ट ऑन ट्रेड. पॉलिसी तो बना दिया, लेकिन कभी कभी पॉलिसी को फुलफिल करना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो फिर वहां पे रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं. एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो अपन ने देखा ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज फ्री अनलेस रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड. तो रिस्ट्रिक्शन किस तरह से लगाया जाता है और किस पर्पस के लिए लगाया जाता है, तो वो दिया है. तो वहां लिखता है कि DGFT में through a notification adopt and enforce any of the following measures necessary for protection of public morals. पब्लिक मॉरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है. खास करके आप समझ गए होंगे किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा. अभी रिसेंटली उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली भी बैन किया ना, पॉर्न साइट्स को बैन किया है. अच्छा मेजर है मेरे हिसाब से, आई सपोर्ट इट. लोग चिल्लाते रहते हैं, फिल्म आर्टिस्ट और कुछ तो भी करते रहते हैं, फ्रीडम फ्रीडम. अरे क्या का फ्रीडम? पॉर्न साइट्स को रोका है उन्होंने, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट द मॉरल्स, है ना, इंडियन मॉरल्स. सिमिलरली जो उसके फिल्म्स होते हैं कुछ या मैगजीन्स होते हैं वगैरह, तो उस पर बैन लगाया जाता है. देन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ. जैसे इसके एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिए, जब ये हुआ था मैड काउ डिजीज, तो वहां से इंपोर्ट को बैन किया था, काउ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था. सिमिलरली बर्ड फ्लू जब आया था तो बर्ड्स का इंपोर्ट बैन हुआ था इंडिया में.
अब आप कहेंगे सर जो उड़ के आते हैं उनका क्या? अरे वो तो आएंगे, उनको बैन नहीं लगा सकते, लेकिन जो चिकन वगैरह आते हैं ना इंपोर्ट होके, उस पर बैन लगाया था। देन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स, तो इसमें क्या बैन लगता है? क्या कहते हैं इसको अपन, भूल गया देखो मैं, अच्छा वर्ड है ना, वो डीवीडीज वगैरह जो कॉपी होके आते हैं उसको क्या कहते हैं, देखो याद नहीं आ रहा, पायरेसी ना, सिंपल वर्ड था, देखो भूल रहे हैं। तो पायरेसी को रोकने के लिए बैन लगाया जाता है, खास करके विंडोज के प्रोडक्ट्स अब आते हैं इंडिया में, या सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सब पायरेट होके आते हैं इंडिया में। अच्छा, फारूक का लेक्चर है, वो भी लोग पायरेट कर सकते हैं, है ना, पायरेसी इज अ बिग क्राइम, तो लोग कॉपी मार के फिर बेचेंगे, तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए बैन लगता है। नॉर्मली ये साउथ ईस्ट कंट्रीज जो है ना, थाईलैंड वगैरह, वहाँ से ये सब आते हैं, इंडोनेशिया, तो सब फिल्म के डीवीडीज आ जाते हैं और सॉफ्टवेयर के डीवीडीज मिल जाते हैं, तो ये सब वहाँ से आते हैं, उसको बैन लगाता है गवर्नमेंट। बैन लगाने के बाद होता कुछ नहीं है, वो जो आने वाला है वो तो आ ही जाता है स्मगल होके, बाकी कुछ कुछ पकड़ के फिर उसको फोड़ते हैं सीडीज वगैरह को। एनीवे, तो वो है। फिर नेशनल ट्रेजर्स ऑफ आर्टिस्टिक, हिस्टोरिक एंड आर्कियोलॉजिकल वैल्यू, ये एक्सपोर्ट पे बैन लगाया जाएगा। लोग क्या करेंगे कि यहाँ के जो पुराने मंदिर वगैरह है ना, तो उसमें से मूर्तियां वगैरह निकाल के एक्सपोर्ट करेंगे, एंड दे गो फॉर अ वेरी हाई प्राइस। लेकिन ये नेशनल ट्रेजर्स है, हिस्टोरिक साइट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट, तो यहाँ से कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती, उस पर बैन लगाया जाता है। देन ट्रेड ऑफ फिशनेबल, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल जो है थोरियम, यूरेनियम वगैरह, उस पर बैन लगाया जाता है, या फिर उसमें अलाउ किया जाता है इंपोर्ट, बट ओनली बाय द अलाउड पीपल, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह जो चलाते हैं, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और वैसे है अभी आजकल उधर एक खुला है साउथ में, तो उनको अलाउ किया जाएगा अंडर लाइसेंस। नहीं तो आप और मैं जाके मस्त लाएंगे, यूरेनियम इंपोर्ट करके लाएंगे, तो ऐसा नहीं। देन प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक इन आर्म्स, एम्यूनिशन एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ वॉर एंड यूज ऑफ प्रिजन लेबर, तो उस पर बैन लगाया जाता है। आर्म्स एम्यूनिशन ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज कैन इंपोर्ट, नॉट एनीवन एल्स। देन कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, लिग्नाइट वगैरह, तो उस पर बैन, इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगाते हैं अपन, क्योंकि इंडिया में ही कम है, और अगर एक्सपोर्ट कर दोगे तो और कम हो जाएगा, तो उस पर एक्सपोर्ट का बैन लगाया जाता है। देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स यानी खास करके जो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को अलाउ करते हैं अपन, या कुछ लोगों को ऑथोराइजेशन दे करके, तो जिनके पास ऑथोराइजेशन है सिर्फ वही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, तो वो भी होते हैं कुछ गुड्स। तो वहां लिखा है सच गुड्स और सर्विसेज may be exported or imported only in accordance with authorization or in terms of public notice or notification issued in this regard। तो सिर्फ जिनके पास ऑथोराइजेशन है, या फिर जो टर्म्स ऑफ पब्लिक नोटिस, टर्म्स ऑफ पब्लिक नोटिस यानी उसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस लगाए जाते हैं, जो ये कंडीशंस फुलफिल करेगा वही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड गुड्स कहते हैं। देन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑथोराइजेशन, तो ये ऑथोराइजेशन जो आएगा तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या गवर्नमेंट डाल सकता है, तो वो देखो, इट इज वैलिड फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड एंड इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस इन एडिशन टू अदर टर्म्स, यानी ये जो दिए हैं ये तो इंक्लूड होंगे ही, दीज हैव टू बी इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम अदर टर्म्स दैट डीजीएफटी में इंक्लूड। क्या? क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, कितना आप अलाउ करेंगे, क्वांटिटी कितना, कौन से गुड्स, डिस्क्रिप्शन, और कितने वैल्यू का। देन एक्चुअल यूजर कंडीशन, जो एक्चुअल यूजर है वही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, ऐसा भी कंडीशन डाल सकते हैं कि उसको यूज कौन करेगा, इंपोर्ट तो हो गया चलो, लेकिन यूज कौन करेगा, किस पर्पस के लिए हम उसको अलाउ कर रहे हैं। देन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, कि ठीक है तुम ला तो रहे हो लेकिन तुमको अब एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, खास करके जैसे हमने इंपोर्ट गवर्नमेंट को कहा कि हमको ऑथोराइज कर दो, जैसे कि तुअर दाल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से दाल इंपोर्ट होगा, उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखो मैंने अभी आपको कहा ना कि तुअर दाल इतना कॉस्टली हो गया है कि उसके एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, लेकिन अगर हम ऑथोराइजेशन ले तो फिर हमें अलाउ किया जाएगा। लेकिन कैसे कि हम इंपोर्ट करके
प्रोसेस करके वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे इंडियन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इंडियन मार्केट इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट। तो अगर ऐसा हम गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करे तो फिर डीजीएफटी जो है हमें ऑथराइजेशन दे सकता है, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कंडीशन रहेगा कि यू कैन नॉट इंपोर्ट एंड सेल इट इन इंडिया, यू हैव टू एक्सपोर्ट इट बैक, तो उसको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कहते हैं। देन मिनिमम वैल्यू एडिशन टू बी अचीव्ड, ठीक है भाई तुम ला रहे तो वैल्यू एडिशन कितना करोगे इंडिया में लाने के बाद, कि भाई 20% 30% वैल्यू एडिशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपन 100 रुपए में लाए इंपोर्ट करके, तो अपना जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो कम से कम 130 रुपए होना चाहिए 30% वैल्यू एडिशन के बाद। देन मिनिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस एंड बैंक गारंटी, लीगल अंडरटेकिंग्स, बॉन्ड्स विद कस्टम्स अथॉरिटीज एंड रीजनल अथॉरिटीज, ये सब रहेगा। आगे लिखता है कि ऑथराइजेशन इज नॉट अ राइट, इट इज अ प्रिविलेज बट नॉट अ राइट। नो पर्सन कैन क्लेम ऑथराइजेशन एज अ राइट एंड डीजीएफटी और रीजनल अथॉरिटी हैज shall have power to refuse to grant or renew the same in accordance with provisions of FTDRA। तो DGFT के हाथ में रहता है उसको देना या नहीं देना, या रिन्यू करना या नहीं करना। Then penalty, if the authorization holder violates any condition of the authorization and fails to fulfill the export obligation, he shall be liable for action in accordance with FTDRA and the rules and orders made thereunder, FTP and any other law for the timing in force। तो ये सब में जो जो पेनल्टी लगनी चाहिए वो लगेगी। तो यहां तक तो ये सारे सेम पॉइंट्स है ऑथराइजेशन से रिलेटेड। फिर उसके अलावा एक पॉइंट है STE, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। तो कुछ गुड्स क्या होते हैं कि इनके लिए रिजर्व किए जाते हैं कि ओनली द स्टेट एंटरप्राइज कैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिस गुड्स एंड नो वन एल्स। तो वो क्या होते हैं STE, वो डिफाइन किया है, देखो STEs are governmental and non-governmental enterprises, including marketing boards, which deal with goods for export and import. Any goods import, export of which is governed through exclusive or special privileges granted to STEs may be imported or exported as per the conditions prescribed in ITC-HS। तो कुछ गुड्स इनके लिए रिजर्व रखते हैं गवर्नमेंट कि सिर्फ ये लोग जो स्टेट एंटरप्राइजेस है यही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। फिर उसके अलावा एक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। एवरी इंपोर्टर एक्सपोर्टर बिफोर ही स्टार्ट्स इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग हैज टू ऑब्टेन दिस कोड। तो DGFT से अपने को लेना पड़ेगा और उसमें लिखा है कि यूनिक 10 डिजिट कोड इशूड बाय DGFT टू इंडियन कंपनीज। इट इज मैंडेटरी टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एनी गुड्स अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। तो एग्जेम्पशन है तो ठीक है, वरना ये मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा। एंड पैन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ग्रांट ऑफ दिस कोड। पहले अपने को पैन नंबर लेना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, देन वी हैव टू अप्लाई फॉर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। एंड ओनली वन कोड कैन बी इशूड अगेंस्ट अ सिंगल पैन। जैसे अपनी कंपनी का एक पैन नंबर है तो ये पैन नंबर के अगेंस्ट में एक कोड इशू होगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। कहने का मतलब कि हम डुप्लीकेट कोड्स नहीं ले सकते। एंड रीजनल अथॉरिटी जो है वो इशू करेगा DGFT का इन द आयात निर्यात फॉर्म ANF2A। उसके अलावा फिर एक दिया है ट्रेडिंग विद नेबरिंग कंट्रीज। तो DGFT में इशू इंस्ट्रक्शंस और फ्रेम स्कीम्स एज मे बी रिक्वायर्ड टू प्रमोट ट्रेड एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह हो गया, बर्मा। एंड ट्रांजिट फैसिलिटी जो है वो भी एक पॉइंट रहता है। ट्रांजिट जो अपन ने पढ़ा था कस्टम्स में, याद है, फॉरेन से गुड्स आता है एक पोर्ट पे और फिर वो दूसरे पोर्ट पे जाता है या फॉरेन भी जा सकता है, अनलोडिंग नहीं होता जिसका, तो उसको ट्रांजिट कहते हैं। तो वहां लिखा है कि ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू इंडिया और फ्रॉम और टू कंटिन्यूज कंट्रीज एडजेसेंट टू इंडिया shall be regulated in accordance with bilateral treaties between India and those countries and will be subject to such restrictions as may be specified by DGFT in accordance with international conventions। ये खास करके हम किसकी बात कर रहे हैं, नेपाल एंड भूटान।
थ्रू इंडिया बोला है ना, तो थ्रू इंडिया यानी कि नेपाल एंड भूटान, क्योंकि उनके पास सी नहीं है ना। नेपाल क्या है कि बीच में आता है, सी नहीं है उसके पास। तो अगर नेपाल में कोई गुड्स हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी नेपाल वाले लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो इंडियन लैंडमास के थ्रू जाएगा। जैसे चाइनीज गुड्स आएगा तो चाइना से गुड्स आएगा इधर कलकत्ता पोर्ट पे, वहां से भी जाएगा नेपाल, तो कैसे जाएगा, इंडियन लैंडमास के थ्रू जाएगा ना। तो वो अलाउ किया जाता है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, ताकि वो इलीगली इंडिया में स्मगल ना हो जाए। तो उसके बहुत सारे कंडीशंस लगते हैं। सिमिलरली भूटान, देन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम और टू इंडिया। तो इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ठीक है एक बार पढ़ते अपन, ये अपन ने कस्टम में वैसे भी देखे थे। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट में क्या क्या आता है, बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल, बिल ऑफ लीडिंग अगर शिप से जा रहा है तो, एयरवे बिल अगर एयर से जा रहा है तो, लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट और पोस्टल रिसीट पोस्टल गुड्स के लिए, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट एंड शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। शिप के केस में शिपिंग बिल, और लैंड के थ्रू जाएगा तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये कस्टम का आपको याद होगा, और एयरलाइन के थ्रू जाएगा तो शिपिंग बिल। सेकेंडली इंपोर्ट के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट, पोस्टल रिसीट, ये तो लगेंगे ही। ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कह सकते हैं इसको अपन, ये दोनों भी क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। दूसरा लगेगा कमर्शियल इनवॉइस, ये भी, ये कौन सा इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, यहाँ पे सेल इनवॉइस रहेगा या परचेज इनवॉइस रहेगा, एंड बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री अपन ने देखे थे कस्टम में, आपको याद होगा। तो बस इसमें डिफरेंस है, एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल होता है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री होता है। और सीबीसी का एक सर्कुलर है इसमें 2015 का, कि इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट अगर अलग अलग है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then provisions relating to import of goods, actual user condition. पहला point, goods which are importable without any restriction may be imported by any person. Obviously without any restriction वाले goods है तो कोई भी कर सकता है, any person can do it. However, if such import requires an authorization, actual user alone may import such goods unless the actual user condition is specifically dispensed with by DGFT. क्या मतलब हुआ उसका, कि अगर ये फ्री वाले गुड्स हैं तो कोई भी इंपोर्ट करे, ट्रेडर भी इंपोर्ट करे, कोई भी, एनीवन कैन डू इट। लेकिन अगर ये ऑथराइजेशन वाला है, जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स, नार्कोटिक सब्सटेंसेस, अब नार्कोटिक सब्सटेंसेस के लिए गवर्नमेंट ने फार्मा कंपनीज को अलाउ किया। तो एक फार्मा कंपनी है रैनबैक्सी, उसको अलाउ किया गवर्नमेंट ने कि आप इतना इतना ला सकते हो ड्रग्स। तो इंपोर्ट कौन करेगा, कैन आई इंपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ रैनबैक्सी, नो। तो यहां पर एक्चुअल यूजर कंडीशन लगता है कि आपको लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट ने, आप रैनबैक्सी कंपनी हो, आपको लाइसेंस दिया है यूज करने के लिए, तो यू आर द यूजर, यू ओनली कैन इंपोर्ट दीज गुड्स। तो इंपोर्ट आपको खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो वो एक कंडीशन होता है एक्चुअल यूजर कंडीशन। अनलेस डिस्पेंस्ड विद, अनलेस डिस्पेंस्ड विद का मतलब है कि अगर डीजीएफटी ने अलाउ किया है कि ठीक है कोई ट्रेडर भी अगर इंपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो लाने के बाद फार्मा कंपनीज को ही बेचेगा और किसी को नहीं, तो फिर अपन कर सकेंगे। वरना एक्चुअल यूजर कंडीशन के केस में जो यूजर है उसी ने इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरे पॉइंट में दिया है सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स जो है, इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग रिफर्बिश्ड reconditioned spares shall be allowed freely. However, second-hand personal computer, laptops, photocopier machines, air conditioners, diesel generating sets will only be allowed against authorization. And second-hand used goods other than capital goods shall be restricted for imports and may be imported only against authorization. तो देखो तीन चीज हो गई इसके अंदर। पहला है कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरीज हो गई बेसिकली। तो अगर हम मशीनरीज को इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि फॉरेन में एक बार यूज हो चुकी तो सेकेंड हैंड है।
तो वो अपन कर सकते हैं। बोला है कि इट इज फ्री इंक्लूडिंग रिफर्बिश्ड रिकंडीशन स्पेयर्स वगैरह भी हम करवा के ला सकते हैं, रिफर्बिश करा के लाएंगे, फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड फ्रीली है। पहला पॉइंट हुआ। लेकिन दूसरा पॉइंट बोला है इसके सेकेंड हैंड पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज जो है अपने, लैपटॉप्स है, फोटोकॉपियर मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, डीजल जनरेटिंग सेट्स विल बी अलाउड ओनली अगेंस्ट ऑथोराइजेशन। डीजी सेट यानी वो जो रहता है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, अपन सरप्लस अगर रखते हैं ना, अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो फिर उसको चालू करते हैं, डीजल सेट्स, तो वो, तो ये जो है कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, ये अगर सेकेंड हैंड इंपोर्ट करना है तो उसके लिए ऑथोराइजेशन लगता है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। बाकी कैपिटल गुड्स आप फ्रीली कर सकते हो। और जो कैपिटल गुड्स नहीं है, सेकेंड हैंड यूज्ड गुड्स बट अदर देन कैपिटल गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड, उसमें जिसके पास अथॉरिटी है वही कर सकता है, बिना ऑथोराइजेशन के आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है मोबाइल फोन्स। आजकल हर किसी को मोबाइल फोन चाहिए। फॉरेन में क्या होता है कि अच्छे अच्छे मोबाइल फोन जैसे आईफोन वगैरह लोग रिप्लेस कर लेते हैं थोड़े साल में, साल भर हुआ, 2 साल हुआ, आईफोन 6 के बाद 7 आ गया तो आईफोन 6 सरेंडर करके 7 खरीद लेते हैं। तो ये जो यूज्ड मोबाइल सेट्स कलेक्ट होते हैं वहां, उसको इंडिया ला सकते हैं ना अपन, और इंडिया ला के बेच देंगे बढ़िया सस्ते में, है ना। तो वो ला सकते हो आप, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा, ऑथोराइजेशन। ओनली अगेंस्ट ऑथोराइजेशन आप ला सकते हो, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स नहीं है, अदर देन कैपिटल गुड्स। फिर एक पॉइंट है, रिमूवल ऑफ स्क्रैप और वेस्ट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो उसमें कहता है कि एनी वेस्ट और स्क्रैप इंक्लूडिंग इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ अ सेज यूनिट और डेवलपर और को डेवलपर shall be allowed to be disposed in DTA freely subject to payment of applicable customs duties। तो उसको DTA में हम रिमूव कर सकते हैं। यानी जो स्क्रैप आता है, ये अपन ने, आपको याद है वहां पढ़ा था कस्टम में सेक्शन 64, वेयर हाउस में अगर स्क्रैप आता है तो उसको DTA में बेच सकते हो। वैसे ये भी पॉइंट सेम लाइंस पे है कि अपन ने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल सेस के अंदर, ठीक है, तो सेस के अंदर आया तो ड्यूटी फ्री आता ना, ये फ्री में आ गया। लेकिन सेल्स में अगर स्क्रैप आया, फिनिश गुड्स तो अपन एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अंदर जो फिनिश गुड्स आएंगा वो तो वापस से एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब जो स्क्रैप आया उसका क्या, स्क्रैप भी आया साथ में, उसका क्या करेंगे। तो यहां लिखा है कि इट कैन बी सोल्ड इन डीटीए, इसको डीटीए में हम रिमूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जितना रॉ मटेरियल स्क्रैप में गया उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी, कस्टम्स ड्यूटी यू हैव टू पे। तो उतना कस्टम ड्यूटी भर दो और फिर आप उसको डीटीए में रिमूव कर दो। देन इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स एंड सैंपल्स, अगला एक पॉइंट, गिफ्ट का इंपोर्ट कितना और कैसे हो सकता है। तो उसमें लिखता है कि इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स शैल बी परमिटेड वेयर सच गुड्स आर अदरवाइज फ्रीली इंपोर्टेबल। जैसे मोबाइल फोन्स अगर बात करें, न्यू हैंडसेट्स, वो तो फ्री है, कोई भी कर सकता है एनी टाइम, तो उसका गिफ्ट भी ला सकते हैं आप। इन अदर केसेस द कस्टम क्लियरेंस परमिट शैल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम डीजीएफटी। यानी अगर ऐसे गुड्स है जो फ्रीली अलाउड नहीं है इंपोर्ट, वो अगर गिफ्ट में लाना है तो उसके लिए डीजीएफटी का परमिशन लगेगा, परमिट लगेगी। फर्दर, import of samples shall be governed by the prescribed procedures. Authorization for import of samples is required only in case of vegetable seeds, bees and new drugs. Samples of tea up to ₹1000 CIF per consignment will be allowed without authorization. टी वगैरह अगर आप import करना चाहते हैं, samples कहाँ से ला रहे, तो श्रीलंका इज वेरी फेमस फॉर टी, तो वहां से अगर हम सैंपल लाना चाहते हैं तो 2000 रुपए से कम की अगर CIF वैल्यू की है, 1 पैकेट 2 पैकेट सैंपल में आ रहा है, चलेगा, ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है। 2000 के ऊपर अगर जाएगा तो ऑथोराइजेशन लगेगा। एंड सैंपल्स अप टू ₹3 lakhs कैन बी इंपोर्टेड बाय ऑल एक्सपोर्टर्स विदाउट ड्यूटी। तो 3 लाख तक के इंपोर्ट अलाउड है, किनको, एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अपन इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो ठीक है, सैंपल आ रहा है, आने दो, 3 लाख तक का अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी।
तो 3-4 पॉइंट है याद रखने के। देन पैसेंजर बैगेज, ये अपन ने बैगेज रूल्स पढ़े थे कस्टम में, उसी से रिलेटेड है कि बोनाफाइड हाउस होल्ड गुड्स एंड पर्सनल इफेक्ट्स मे बी इंपोर्टेड एज पार्ट ऑफ बैगेज एज पर लिमिट्स under the baggage rules of 1998. Samples of such items that are otherwise freely importable under FTP may also be imported as part of passenger baggage without an authorization. Freely, जो freely item है उसको अपन baggage के अंदर भी ला सकते हैं as gift articles करके या samples बोल करके. And exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export as part of their passenger baggage without an authorization. तो एक्सपोर्टर है कोई, तो भी फेयर वगैरह हो रहा था बाहर, लंदन में एक फेयर लगा तो वहाँ गए थे, अब वहाँ से वापस आ रहे, तो वो ये सारी चीज़ें ला सकते हैं. Then re-import of goods repaired abroad. गुड्स रिपेयर्ड अब्रॉड, ठीक है, हमने कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए थे पहले, फिर उसमें खराब आ गया, अभी खराब हो गए तो उसको वापस से एक्सपोर्ट किया रिपेयर के लिए, रिपेयर होके वापस आ रहा है तो वो ला सकते हैं आप. तो उसमें लिखा है कि कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज वेदर इंपोर्टेड और इंडिजिनस एक्सेप्ट दोज रिस्ट्रिक्टेड अंडर ITC. जो रिस्ट्रिक्टेड है वो तो नहीं ला सकते, लेकिन जो ओपन है may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardization of technology and re-imported without an authorization. तो ये पहले इंपोर्ट हो गया था, या हो सकता है डोमेस्टिक हो, हमने यहाँ एक मशीन बनाया, लेकिन ये मशीन को हमें टेस्ट करवाना है. कहाँ टेस्ट होगा? जर्मनी में. तो हम यहाँ से उसको भेजेंगे जर्मनी, फिर वहाँ टेस्टिंग होगा, फिर वापस आएंगे, ला सकते हैं विदाउट ऑथराइजेशन. Then import of goods used in projects abroad. After completion of projects abroad, project contractors may import without an authorization goods including capital goods used in the project provided they have been used for at least 1 year. यानी बिल्डिंग साइट था अगर कोई, जैसे अभी अबू धाबी में टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने वाला है, अभी कहाँ है टॉलेस्ट बिल्डिंग? दुबई में. अबू धाबी के प्रिंस ने कहा कि मैं इससे लंबी बनाऊंगा, चलो बनाओ. तो उसके लिए क्रेन जो है वो इंडिया से भेजा अपन ने, बहुत सारे कैपिटल गुड्स इंडिया से भेजे अपन ने वहाँ यूज़ करने के लिए. तो ठीक है, यूज़ होंगे, फिर जब बिल्डिंग बन जाएंगी तो इनको वापस लेके आ जाएंगे, तो वो वापस लाने का है. तो उसमें लिखा है कि विदाउट ऑथोराइजेशन उसको आप वापस ला सकते हो, प्रोवाइडेड कि कम से कम 1 साल उसको वहाँ हमने यूज़ किया होगा, और 1 साल के पहले लाना है तो फिर ऑथोराइजेशन लगेगा. फिर सेल ऑन हाई सी बोला है. सेल ऑन हाई सी यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो अपन बेचते हैं, व्हेन द गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट. गुड्स आ रहे हैं फॉरेन से, तो आने के पहले हम उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेल कर सकते हैं, तो वो भी अलाउड रहेगा. दैट इज ऑल्सो अलाउड सब्जेक्ट टू FTP एंड अदर लॉज. तो बाकी जो भी लॉज है सेल को रेगुलेट करने के लिए, वो अगर अलाउ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन इंपोर्ट अंडर लीज फाइनेंसिंग is freely permitted. Permission of regional authority is not required for import of capital goods under lease financing. However, RBI approval is required in some cases. RBI का permission कुछ cases में लगेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, import export of capital goods जो है ये RBI के जो रेगुलेशन है FEMA के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो लॉ में आप पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो, या अगर पढ़ा है तो फिर आपको मालूम होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं उनको, याद है. और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस RBI रेगुलेट करता है. तो ये जो है लीज पे एसेट को लाना, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है, और वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी RBI की. फिर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम बोला है कि गुड्स ऑलरेडी इंपोर्टेड और शिप्ड arrived in advance but not cleared from customs may also be cleared against an authorization issued subsequently. यानी ऑथराइजेशन अगर बाद में है तो भी चलेगा, जहां जहां भी ऑथराइजेशन लगता है तो वैसे तो पहले से लेना चाहिए इंपोर्ट करने के पहले, लेकिन ठीक है अगर नहीं भी लिया और गुड्स आ गए पोर्ट पे पड़े हुए हैं या वेयर हाउस के अंदर है, तो
तो फिर अपन ऑथराइजेशन लेकर के उनको क्लियर कर सकते हैं. However, this facility will not be available to restricted items or items traded through STEs. Restricted item के लिए पोस्ट ऑथराइजेशन नहीं चलेगा, उसमें प्रायर ही होना चाहिए. या जो STE वाले गुड्स है स्पेसिफिकली, तो उनके अंदर प्रायर ऑथराइजेशन होना चाहिए. फिर बैंक गारंटी या LUT का एक पॉइंट है कि whenever goods are imported duty free or otherwise specifically stated, importer shall execute a prescribed LUT, letter of undertaking, or bank guarantee or bond with customs authority before clearance of goods. ये कस्टम में पढ़े थे अपन ने. And in case of indigenous sourcing, यानी DTA का सोर्सिंग है अपने इंडिया का, then authorization holder shall furnish LUT, bank guarantee bond to regional authority concerned before sourcing material from indigenous supplier or nominated agency as per the prescribed procedures. तो उनको बैंक गारंटी अपने को देना पड़ेगा along with bond या फिर letter of undertaking. फिर bonded warehouses होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक बॉन्डेड warehouses फॉर imports, ये अपन ने कस्टम में पढ़े थे. तो यहाँ क्या लिखा है देखो, private and public bonded warehouses may be set up in DTA as per the prescribed item and condition, terms and conditions. Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals. तो ये जो है ये अलाउड नहीं है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो अलाउड नहीं है, उसको अपन warehouse नहीं कर सकते. बाकी कोई goods को कर सकते हैं. And warehouse them in such bonded warehouses. Such goods may be cleared upon for home consumption against authorization whenever required upon payment of duty. ये तो सब अपन पढ़ चुके हैं कस्टम के अंदर. If such goods are not cleared for home consumption within a period of 1 year or exported या फिर extended time, importer of such goods shall re-export the goods. ये सब अपन पढ़ चुके हैं warehouse चैप्टर में. तो ये तो सारे प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू इंपोर्ट. अब देखते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. उसमें क्या क्या देखो, एक्सपोर्ट्स आर फ्री नॉर्मली फ्री है, मगर कुछ केसेस में उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं. जैसे मैंने कहा तुअर दाल वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है. जब भी शॉर्टेजेस होते हैं इंडिया में तो फिर उसका एक्सपोर्ट हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं. वहां लिखा है देखो, ऑल गुड्स मे बी एक्सपोर्टेड विदाउट एनी restriction except to the extent that such export is regulated by ITC. तो ये ITC जो है टैरिफ कोड, उसके अंदर फिर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाता है. और एनी अदर प्रोविजन ऑफ FTP और अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जैसे कस्टम्स एक्ट है, कस्टम्स एक्ट में भी रिस्ट्रिक्शन लगाने का पावर है, सेक्शन 11. DGFT में however specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods not included in ITC may be exported without an authorization. फिर export of samples है, जैसे import of samples है वैसे export भी है. वहाँ लिखा है कि free of charge आप उसको लेके जा सकते हो, shall be governed by prescribed guidelines. Export of bona fide trade and technical samples of freely exportable items shall be allowed without any limit. In such a case, in case of restricted items, application shall be made to DGFT. Special authorization has to be taken for restricted items. बाकी जो open for export items है उसको तो आप कितना भी लेके जा सकते हो. Then export of passenger baggage. तो फिर वही आ गया, passenger baggage में भी अपन लेके जा सकते हैं. Bona fide personal baggage may be exported either along with the passenger or if unaccompanied within 1 year before or after the passenger's departure from India. उसका जाने के 1 साल पहले से लेके 1 साल बाद तक उसका बैगेज जा सकता है. However, items mentioned as restricted shall require an authorization. Government of India officials proceeding abroad on official postings, यानी जैसे अपने ambassadors है वगैरह, however be permitted to carry along with their personal baggage food items free or restricted or prohibited strictly for their personal consumption. यानी वो अपने साथ में फूड आइटम्स भी लेके जा सकते हैं. वैसे तो हर कोई लेके जाता है, पैसेंजर्स आप घूमने जाते हो वो भी लेके जाता है, लेकिन कोई पूछता नहीं है, बात अलग है प्रैक्टिकल में, लेकिन थियोरेटिकली वो आप नहीं लेके जा सकते.
लेकिन जो एम्बेसडर्स वगैरह है वो अपने साथ में खाने पीने की चीजें भी लेके जा सकते हैं. एंड सैंपल्स of such items that are otherwise freely exportable under FTP may also be exported as part of baggage. फिर गिफ्ट भी आप लेके जा सकते हो, एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स इंक्लूडिंग एडिबल आइटम्स यानी खाने पीने की चीजें ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 5 lakhs in a licensing year may be exported as a gift. However, items mentioned as restricted in ITC shall not be exported as gift without an authorization. For export of samples, gifts, spares, replacement goods in excess of the sealing period, application has to be made to DGFT. Then export of spares करके दिया है, वारंटी स्पेयर्स, जैसे अपने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट किए, टाटा ने कई सारे नैनोज एक्सपोर्ट करके रखे. अब वहां पर अगर एक आध नैनो खराब हो गया तो यहां से स्पेयर भेजना पड़ेगा ना रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो लेके जा सकते हो. तो वो लिखता है देखो क्या, वारंटी स्पेयर्स वेदर इंडिजिनस और इम्पोर्टेड, यानी वो स्पेयर्स इंडिया में बने हो सकते हैं या चाइना से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं. ऑफ प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी ऑटोमोबाइल्स, जैसे एग्जांपल दिया मैंने टाटा नैनो, और एनी अदर गुड्स एक्सेप्ट दोज रिस्ट्रिक्टेड अंडर ITC may be exported along with the main equipment or subsequently, but within contracted warranty period of such goods and subject to approval of RBI. तो अगर अपना वारंटी है, जैसे हमने कार एक्सपोर्ट किया, उसका वारंटी है 2 साल का, तो 2 साल के अंदर अगर कोई भी पार्ट वहां पे लग रहा है तो अपन यहां से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट ऑथराइजेशन. और वारंटी पीरियड के बाद करना है तो फिर DGFT का परमिशन लगेगा, और वारंटी पीरियड के अंदर है तो विदाउट परमिशन हम कर सकते हैं. देन थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट. थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स मीन्स एक्सपोर्ट्स मेड बाय एन एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एक्सपोर्टर. इन सच केस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स सच एज शिपिंग बिल शैल इंडिकेट, शिपिंग बिल में दोनों के नाम लिखेंगे, नेम ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड पार्टी. हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, वो दोनों के नाम अपने को लिखने पड़ेंगे. और फिर आता है एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. जो गुड्स हमने इंपोर्ट किए इन अकॉर्डेंस विद FTP मे बी एक्सपोर्टेड इन सेम और सब्सटैंशियली द सेम फॉर्म विदाउट एन ऑथराइजेशन. यानी हम जैसे कि कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं और फिर यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं, अलाउड है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, बिल्कुल कर सकते हो आप विदाउट ऑथराइजेशन, प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड आइटम ऑब्वियसली. देन एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स इंपोर्टेड अगेंस्ट पेमेंट इन फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी वुड बी परमिटेड प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड इन फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी. यानी अगर हम इंपोर्ट डॉलर्स में किए थे तो हमें एक्सपोर्ट भी डॉलर्स में ही करना पड़ेगा. However, export of such goods to notified countries will be permitted in Indian rupees subject to at least 15% value addition. ये नॉर्मली नेपाल भूटान वगैरह में होता है, तो वहाँ आप इंडियन रुपी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो. लेकिन अगर हम 100 रुपये में खरीद के लाए थे चाइना से और नेपाल बेच रहे हैं तो कम से कम 115 में बेचना पड़ेगा. There has to be a minimum 15% वैल्यू एडिशन. लेकिन सच एक्सपोर्ट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स. ये हमने कस्टम में पढ़े थे ना, एक्सपोर्ट टू नेपाल भूटान आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, क्योंकि वहां रुपी में आप सेल करते हो. हाँ, अगर आप डॉलर्स में सेल करोगे तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, बट इफ यू सेल इन रुपीज, इंडियन रुपीज, देन नो बेनिफिट्स. देन एक्सपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स. Goods or parts thereof on being exported are found defective or damaged may be replaced free of charge by the exporter, and such goods shall be allowed clearance of customs authorities, provided that replacement goods are not mentioned as restricted items, obviously. Then export of repaired goods. फॉरेन से गुड्स इंडिया आया था रिपेयर होने के लिए, रिपेयर होके वापस जा रहा है. जैसे हमने साइकिल रिक्शाज एक्सपोर्ट किए थे एग्जाम्पल में, लंदन, हाथ वाले साइकिल, और वहाँ खराब हो गए तो वापस आएंगे,
वापस आएंगे, फिर हम उसको सुधारेंगे, सुधारने के बाद वापस एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो है उसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स। कि गुड्स और पार्ट्स एक्सपोर्टेड एंड फाउंड डिफेक्टिव, डैमेज्ड और अदरवाइज अनफिट फॉर यूज मे बी इंपोर्टेड, उसको इंपोर्ट करके लाएंगे फॉर रिपेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली री एक्सपोर्टेड। Such goods shall be allowed clearance without an authorization and in accordance with custom notification. However, re-export of such defective parts or spares by the companies and firms and original equipment manufacturers shall not be mandatory if they are imported exclusively for undertaking root cause analysis, testing and evaluation purposes. यानी अगर ये जो हम वापस लेके आए ये टेस्टिंग वाला प्रोडक्ट है तो टेस्टिंग में तो खराब हो जाएगा, फिर उसको री एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। या रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस यानी खराब हुआ तो क्यों हुआ, उसको पकड़ने के लिए हम लेके आए, उसको कॉज को निकालने के लिए लाए। वो तो पूरा तोड़ फोड़ करेंगे अपन कॉज को निकालने के लिए कि क्यों खराब हुआ, और वो खराब हो जाएगा तो री एक्सपोर्ट कैसे होगा। तो री एक्सपोर्ट का जो ऑब्लिगेशन है वो रिपेयर वगैरह के लिए है, जो डैमेज गुड्स आए थे रिपेयर होने के लिए तो रिपेयर होकर री एक्सपोर्ट होंगे। लेकिन अगर रूट कॉज एनालिसिस निकालना है या फिर टेस्टिंग करना है या इवैल्यूएशन के लिए लाए तो फिर उसको री एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा गुड्स 10 साल की लाइफ रखता है, और लेकिन हमने 6-7 साल पहले कोई गुड्स बेचा था, एक्सपोर्ट किया, उसको खरीद के लाएंगे ना वापस देखने के लिए कि अभी उसकी हालत क्या है, क्या वो और 3-4 साल टिकेगा। जो हम कहते हैं कि 10 साल की लाइफ है तो क्या वो सही है, तो वो एनालिसिस वगैरह करने के लिए हम लाते हैं गुड्स, उसकी नेचर क्या है, भी कितना और चलेगा, वो सब चीज़ों के लिए। तो वो फिर री एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। देन प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस फॉर एक्सपोर्ट, ये भी होता है, बॉन्डेड वेयरहाउस है उसके अंदर पहले आप उसको रख दो और बाद में वहां से आप उसको एक्सपोर्ट करा दो। तुम्हारा लिखा है कि प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउसेस व्हिच आर सेट अप एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी यानी एक्साइज, तो एक्साइज के बिना हम गुड्स खरीद के वेयरहाउस में रख देंगे और फिर वहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे। And supplies made by domestic supplier to such notified warehouses shall be treated as physical export provided payments are made in free foreign exchange। तो फ्री फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट उनको मिलना चाहिए। ये जो वेयरहाउस का ओनर है वो पेमेंट कैसे करेगा, फॉरेन करेंसी में सप्लायर को, और सप्लायर के लिए उसको क्या मानेंगे, एक्सपोर्ट मान लेंगे। देन डिनोमिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। डिनोमिनेशन का मतलब है कि हम जो बिल बनाएंगे वो डॉलर्स में बनना चाहिए कि रुपीस में बनना चाहिए, किस में बनना चाहिए। तो उसमें क्या कहता है देखो, ऑल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनवॉइसेस शैल बी डिनोमिनेटेड ईदर इन फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी, यानी डॉलर्स, पाउंड्स वगैरह जो फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी है उसमें होना चाहिए, और इंडियन रुपीज, रुपीज में भी हो सकता है। बट एक्सपोर्ट प्रोसीड्स शैल बी रियलाइज्ड इन फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी, यानी आपका बिल डॉलर में भी बन सकता है, आपका बिल रुपी में भी बन सकता है, लेकिन जो पैसा आप लेकर आओगे वो डॉलर्स ही होने चाहिए। डॉलर्स इन द सेंस कन्वर्टिबल करेंसी। हाउएवर, export proceeds against specific exports may also be realized in rupees provided it is through a freely convertible Vostro account of a non-resident bank situated in any country other than a member country of Asian Clearing Union और नेपाल और भूटान। तो एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है उसका मेंबर कंट्री नहीं होना चाहिए, नेपाल और भूटान का नहीं होना चाहिए, बाकी फॉरेन का कोई भी हो तो चलेगा। अब आप कहेंगे सर ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। अरे सिंपल होता है, देखो इसमें क्या है कि ये अपन इंडिया में एक्सपोर्टर और ये इंपोर्टर है, कहाँ का, यूएसए का है। तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि ये जो इंपोर्टर है ये पैसे डिपॉजिट करेगा डॉलर्स में, किसके पास, उसके बैंक में, फॉरेन में, ये यूएस बैंक है।
अब ये यूएस बैंक का अकाउंट होता है इंडिया की किसी बैंक में, इंडियन बैंक में इसका अकाउंट होगा, ठीक है, बैंक का अकाउंट होता है। तो इंपोर्टर जो है वो डॉलर्स में पेमेंट कर देगा यूएस बैंक के अंदर, फिर ये बैंक जो है वो मनी ट्रांसफर करेगा इंडियन बैंक के पास। तो इसका अकाउंट, ये फॉरेन बैंक है, इसका अकाउंट इंडियन किसी बैंक के पास होता है, और ये बैंक फिर अपने को पेमेंट करेगा, यानी इसके थ्रू पेमेंट होगा एक्सपोर्टर को। तो यहां से जब इसको पेमेंट होगा तो वो किस में होगा, रुपीज में होगा। ये तो एक्सपोर्टर को पेमेंट तो रुपीज में मिल रहा है, तो अपन कहेंगे ये वायोलेशन ऑफ कंडीशन है। नहीं, ये चलता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो फॉरेन करेंसी है वो ये बैंक के पास आई, और ये बैंक से फिर इंडियन बैंक के पास आ गई, तो यहां तक फॉरेन करेंसी आ गया है, अब ये कन्वर्ट करके आपको रुपी में पेमेंट करता है। तो गवर्नमेंट का जो काम है वो हो गया, दैट इज मनी हैज कम इनटू इंडिया इन फॉरेन करेंसी। तो इसको वॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट यानी फॉरेन बैंक का अकाउंट जो इंडियन बैंक में होता है उसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो यूएस बैंक का अकाउंट है, ठीक है, इसका अकाउंट है विद इंडियन बैंक, तो इसको अपन वॉस्ट्रो कहते हैं। इट मीन्स योर अकाउंट विद अस, योर अकाउंट, योर यानी अपन इसकी बात करें तो ये हो गया योर अकाउंट विद मी इज कॉल्ड एज वॉस्ट्रो। और उल्टा भी एक होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं उसको, हालांकि वो यहां लिखा नहीं है, बता दूं, नॉस्ट्रो, NOSTRO। नॉस्ट्रो क्या होता है कि इंडियन बैंक का अकाउंट फॉरेन बैंक में होगा, और ये फिर पैसा उसमें डिपॉजिट कर देगा, वो पैसा फिर यहां से यहां आ जाएगा और ये इसको पेमेंट करेगा, तो उसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। फॉरेन बैंक का अकाउंट इंडियन बैंक में है तो उसको वॉस्ट्रो कहेंगे, और अपना अकाउंट अगर फॉरेन बैंक में है तो उसको नॉस्ट्रो कहेंगे। लेकिन यहां क्या बोला है कि देखो ये यूएस की बैंक है तो चलेंगी, ठीक है, जिसका अकाउंट अपने पास है। लेकिन अगर ये कंट्री ये होगा एशियन क्लियरिंग यूनियन वाला या नेपाल या भूटान का अगर ये बैंक है तो फिर ये नहीं चलता, देन इट इज नॉट अलाउड। फिर आगे लिखता है देखो, एडिशनली रुपी पेमेंट थ्रू वॉस्ट्रो अकाउंट मस्ट बी अगेंस्ट पेमेंट इन फॉरेन करेंसी बाय द बायर इन हिज नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। तो ये उसका नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट है, जैसे मैंने यहां लिखा कि ये जो इंपोर्टर है, बायर, इसने पेमेंट डॉलर्स में करना चाहिए, तो इसका जो पेमेंट है डॉलर्स में होना चाहिए। फिर ये अगर इंडियन रुपीज में देगा तो चलेगा, बट द ओरिजिनल बायर शुड हैव पेड द मनी इन फॉरेन करेंसी। फिर आगे लिखता है कि फ्री फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेड बाय बायर टू हिज नॉन रेसिडेंट बैंक आफ्टर डिडक्टिंग द बैंक चार्जेस on account of this transaction would be taken as export realization under export promotion schemes। तो वो उसको अपन मानेंगे, यानी कितना पैसा लाया है, सो समझ में आता है ना, कितने डॉलर्स आप लेके आए, तो वो अपन कैसे मानेंगे कि इसने समझ लो कि $40,000 डिपॉजिट किए, लेकिन बैंक चार्जेस $2,000 है, तो वो तो बैंक काट लेगा, तो अल्टीमेटली इसको क्या मानेंगे अपन, $38,000 लेकर के आया, ऐसा मानेंगे फॉर एक्सपोर्ट स्कीम्स। Then contracts for which payments are received through ACU in a Asian Clearing Union shall be denominated in ACU dollar। उनका ACU डॉलर के अंदर आना चाहिए। Then central government may relax provisions in this regard in appropriate cases, वो तो ठीक है। And export contracts and invoices can be denominated in Indian rupees against Exim Bank or Government of India line of credit। अब ये और एक एक्सेप्शन है, तो एक तो वॉस्ट्रो अकाउंट था और एक है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है, अब ये देखो, ये उल्टा केस है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, यानी अपन एक्सपोर्टर है, अपन ने एक्सपोर्ट किया सीधा यूएस इंपोर्टर के पास, इंपोर्टर है यूएस का, तो यहां जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या एग्जिम बैंक, ये अपने को सपोर्ट देते हैं, ये कहते हैं कि आप बिल हमें दे दो, हम क्लियर करा के लाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक जो है वो इससे पैसे लेगा और वो पैसे अपने को देगा, तो वो पैसा अपने को कैसे देता है, रुपीज में, तो वो अलाउड, तो इसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज लाइक अ गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आपका जो पैसा है वो हम रियलाइज करके आपको देंगे, और नहीं तो हम आपको पैसे तो दे ही रहे, अब वो रियलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, LOP।
तो वो देखो दोनों वहां एक्सप्लेन किए हैं। फिर पहले वॉस्ट्रो अकाउंट को डिफाइन किया, देखो दिस इज एन इटालियन वर्ड विच इज मीनिंग योर्स, इटालियन वर्ड है वॉस्ट्रो। तो अकाउंट हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक इन अ डोमेस्टिक बैंक is called as vostro. It is an account of your money held with us. Your money यानी इंडियन बैंक कह रहा है कि आपका पैसा जो हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल बैंक ए, बार्कलेस बैंक ऑफ यूके, ओपनिंग एन अकाउंट इन बैंक बी दैट इज आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया। तो बार्कलेस का अकाउंट इंडियन बैंक में होगा। सो दिस इज वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक क्या बोलेगा कि आपका पैसा हमारे पास, योर मनी विद अस, इसलिए उसको कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। और मेरा पैसा आपके पास, उसको कहेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, यानी अपना पैसा अगर वहां रहेगा उनकी बैंक में, वी हैव एन अकाउंट विद देम जिसके अंदर कलेक्शन आता है, तो उसको कहेंगे नॉस्ट्रो। ये कहीं लिख के दिमाग में रख दो, ये एग्जाम में तो नहीं आने वाला क्योंकि यहां दिया नहीं उन्होंने, लेकिन एक होता है NOSTRO, हमारा पैसा आपके पास और आपका पैसा हमारे पास, वॉस्ट्रो। फिर दूसरा एक डेफिनेशन दिया, देखो लाइन ऑफ क्रेडिट। इट इज अ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स अ सेफ मोड ऑफ नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग। नॉन रिकोर्स यानी अपने को वापस नहीं करना पड़ता, पैसा अपने को गवर्नमेंट दे देगा, गवर्नमेंट से अपने को पैसा मिल जाएगा। फिर अगर बैड डेट्स हुआ तो गवर्नमेंट विल सफर द बैड डेट्स, वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमको जो पैसा मिल गया सो मिल गया। तो इसलिए उसको नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग कहते हैं। To Indian exporters to enter into new export markets or expand business in existing export markets without any payment risk from the overseas importers. तो इनको पेमेंट रिस्क भी नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट क्या करता है कि जहाँ पे उनको लगता है गवर्नमेंट को कि ये मार्केट डेवलप होना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट यूएस तो होता है, चलो मैक्सिको में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, वाई आर वी नॉट सेलिंग अवर गुड्स टू मैक्सिको। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, लाइन ऑफ क्रेडिट सेटअप करेगा और हमें कहेगा कि देखो आप लोग है ना तो मैक्सिको एक्सपोर्ट करो, तो हम मैक्सिको एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम कहेंगे कि ये जो नया मार्केट है देयर इज अ रिस्क, व्हाई शुड वी टेक दैट रिस्क। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप रिस्क मत लो, हम आपको पेमेंट कर देंगे और वहां से पेमेंट लाना हमारा काम है। तो फिर गवर्नमेंट वहां की गवर्नमेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और फिर वो पैसा लेके आता है। तो इसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। फिर आगे, नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। इफ एन एक्सपोर्टर फेल्स टू रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय RBI, he shall without prejudice to any liability or penalty under any other law be liable to action in accordance with the provisions of FTDRA rules and orders made thereunder and the provisions of FTP। यानी FTDRA में और FTP में उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और ये एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि बाकी लॉज में एक्शन नहीं लिया जा सकता, बाकी लॉज में भी एक्शन लेंगे और यहां भी लेंगे। तो इसे लिखा है विदाउट प्रिजुडिस। विदाउट प्रिजुडिस यानी कि विदाउट नलिफाइंग द अदर एक्शंस, दीज एक्शंस विल आल्सो बी टेकन। जैसे तुम बदमाशी करके घर आते हो तो मम्मी कहती है कि डांट लगाती है, लेकिन वो क्या कहती है, विदाउट प्रिजुडिस टू एक्शन टेकन बाय योर फादर। यानी पिताजी आएंगे वो और 2 लगाएंगे, वो उनका राइट। मम्मी ने लगा दिए 2, उसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी नहीं लगाएंगे, ऐसा रहता है। सो पेनल्टी इम्पोज अंडर FTDRA एंड FTP विल नॉट मीन दैट पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज अंडर अदर लॉज। यानी कि वो लॉज में और ये दोनों में पेनल्टी लगी। ये कौन सा केस, जहां लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं है। जहां लाइन ऑफ क्रेडिट होता है गवर्नमेंट का, तो वहां तो अपने को गवर्नमेंट से पैसे मिल जाते, फिर वो पैसा लाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, तो अपने को कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन जहां अपन खुद एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग द लाइन ऑफ क्रेडिट, तो वहां अपने को पैसा लाना पड़ता है और अगर नहीं लाएंगे तो फिर पेनल्टीज लगेगी। फिर एक पॉइंट है फ्री मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। Consignments of items meant for export shall not be withheld, delayed for any reason by any agency of central or state government
In case of any doubt, authorities concerned may ask for undertaking from exporter and release such consignment. एक्सपोर्ट में बाधा क्रिएट नहीं करने का कि वो ट्रक को रोक के बैठ गए 10 दिन तक, ऐसा नहीं. ऑथराइजेशन ले लो, उससे आप बेल बॉन्ड वगैरह फाइल कराओ, लेकिन गुड्स को जाने दो, गुड्स को एक्सपोर्ट करने से मत रोको. तो वो एक सिंपल पॉइंट है, कोई काम का नहीं है. एंड नो सीजर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक, उसको सीज भी नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट को नहीं रोकेंगे. हाँ, आदमी जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसको पकड़ेंगे, उससे फाइन वगैरह लगाएंगे, लेकिन गुड्स को जाने देंगे. तो उसमें लिखा है कि नो सीजर ऑफ स्टॉक शैल बी मेड बाय एनी एजेंसी सो एज टू डिस्टर्ब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड डिलीवरी शेड्यूल फॉर एक्सपोर्ट्स. इन एक्सेप्शनल केसेस कंसर्न्ड एजेंसी में सीज द स्टॉक ऑन बेसिस ऑफ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ सीरियस इरेगुलरिटी. सीरियस इरेगुलरिटी है तो ठीक है, उसको अपन कॉन्फिस्केट करेंगे, लेकिन उसको भी फिर देखो 7 दिनों के अंदर अंदर छोड़ना पड़ेगा, unless the irregularities are substantiated. फिर एक पॉइंट दिया है कि पर्सनल हियरिंग बाय डीजीएफटी फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, वो तो ठीक है. फिर उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं, ये भी ठीक है. देन रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, एक पॉइंट है, वो देख लेते हैं. एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर ऑथराइजेशन to import export or any other benefit or concession under FTP shall be required to furnish to DGFT's website in the importer exporter profile RCMC granted by competent authorities. For instance, certificate of registration as export of spices issued by Spices Board shall be treated as RCMC for the purpose under this policy. यानी जो भी अलग अलग लॉस के अंदर आपको कोई भी नंबर्स मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, तो वो आपको यहाँ पे फाइल करने पड़ेंगे. वो तो ठीक है, कोई ख़ास काम का नहीं है.